छात्रों, आज हम देवनागरी लिपि की चर्चा करेंगे। देवनागरी लिपि अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसकी महत्वता को हम इस प्रकार भी जान सकते हैं कि यह लिपि बीए प्रथम वर्ष और बीए तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में सम्मिलित की गई है। इसी से हम इसके महत्व का अनुमान लगा सकते हैं। तो इस पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, देवनागरी लिपि के विकास क्रम व नामकरण को समझाइए। तो देवनागरी लिपि के विकास क्रम और नामकरण को समझने के लिए हमें पहले लिपि को समझना होगा, फिर लिपि के विकास को समझना होगा, उसके बाद देवनागरी लिपि के विकास को समझना होगा, तत्पश्चात हम इसके नामकरण की चर्चा करेंगे। भाषा और लिपि का घनिष्ठ संबंध है। ध्वनियों की व्यवस्था को भाषा कहते हैं और वर्णों की व्यवस्था को लिपि। भाषा के श्रव्य रूप को दृश्य रूप में परिवर्तित कर स्थायित्व प्रदान करने की व्यवस्था लिपि कहलाती है। लिपि का अर्थ है लिखावट। हम भाषा के रूप में जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं एवं उन्हें शब्दों, वाक्यों आदि में प्रयोग करते हैं, वे श्रोताओं के कानों तक पहुँचने के बाद अस्तित्वहीन हो जाती हैं। उनकी सार्थकता केवल श्रव्य होने तक सीमित है। भाषा की इन्हीं ध्वनियों को दृश्य रूप में संप्रेषित करने अर्थात भावों एवं विचारों को संचार का माध्यम बनाने के लिए कुछ विशेष आकृतियों, चिन्हों, प्रतीकों, रेखाओं या चित्राकृतियों द्वारा प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार उच्चारित ध्वनियों वाली यह भाषा लिपि कहलाती है। लिपि के लिए अनेक विद्वानों ने अपने विवेक के अनुसार परिभाषित भी किया है। डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे के अनुसार जिस रूप में वर्ण लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। पंडित कामता प्रसाद गुरु ने भी इसे परिभाषित किया है। उनके अनुसार लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं वे ही वर्ण कहलाते हैं, पर जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। इस प्रकार छात्रों भाषा के ध्वनि चिन्हों को
लिखित रूप में प्रस्तुत करने की व्यवस्था लिपि कहलाती है। ये ध्वनि चिन्ह अक्षरात्मक या वर्णात्मक किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। भारत में लिपि का विकास। भारत में प्राचीन काल में 3 लिपियों का प्रचलन रहा है। नंबर 1 सिंध घाटी लिपि, नंबर 2 खरोष्टी लिपि, नंबर 3 ब्राह्मी लिपि। सिंधु घाटी लिपि, इसका संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से है। इसे सैंधव लिपि भी कहते हैं। ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी के शिलालेख हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मिले हैं। हड़प्पा पंजाब के मोंटगोमरी जिले में और मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत के लरकाना जिले में है। यहाँ ऐसी शिलाएं और मुद्राएं मिली हैं जिन पर वृषभ, महिष, हिरण आदि के चिन्ह उत्कीर्ण मिले हैं। इसके बाद हम खरोष्टी लिपि की बात करेंगे। खर अर्थात गधे के ओठ की आकृति वाले अक्षरों के कारण पश्चिमोत्तर भारत की लिपि को खरोष्टी कहा जाता है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा खरोष्टी को अनार्य लिपि मानते हैं। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने खरोष्टी की उत्पत्ति प्राचीन ईरान की अरमैक लिपि से मानी है। यह दाहिनी ओर से लिखी जाती है। सम्राट अशोक के शिलालेख इस लिपि में पाए गए हैं। नंबर 3 ब्राह्मी लिपि, यह अत्यंत महत्वपूर्ण लिपि है। इसकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी से मानी जाती है। प्रसिद्ध विद्वान वेबर, टेलर, डॉक्टर अल्फ्रेड मुलर, कुपेरी, डॉक्टर डीरिंजर आदि का विचार है कि ब्राह्मी किसी विदेशी लिपि से निश्रित है, जबकि डॉक्टर चटर्जी, डॉक्टर राजबली पांडे तथा डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ये मानते हैं कि ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति भारत में ही हुई है। यह पूर्ण एवं वैज्ञानिक है। इसमें वर्णों का संयोजन ध्वन्यात्मक है। एडवर्ड थॉमस इसके आविष्कारक द्रविड़ को मानते हैं। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना कहते हैं कि ब्राह्मी लिपि प्राचीन भारतवर्ष के आर्यों की अपनी खोज का मौलिक आविष्कार है। इस लिपि का काल 500 ईसा पूर्व से 350 ईस्वी तक माना जाता है। सम्राट अशोक के शिलालेख इस लिपि में भी मिलते हैं। अब बात करते हैं देवनागरी लिपि का विकास। देवनागरी लिपि को नागरी लिपि, नंदी नागरी, ग्रंथम लिपि, बालबोध आदि नामों से भी जाना जाता है। देवनागरी का विकास निश्चित रूप से कब और कैसे हुआ, यह विवाद का विषय है। इस लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के नरेश जयभट्ट के एक शिलालेख में मिलता है। 8वीं और 9वीं शताब्दी में क्रमशः राष्ट्रकूट नरेशों और बड़ौदा के युवराज ने इस लिपि का प्रयोग किया। विजयनगर और कोंकण भी इसके विकास के महत्वपूर्ण स्थान रहे हैं। इसी मत के आधार पर विद्वानों की यह मान्यता है कि सर्वप्रथम इसका विकास दक्षिण में हुआ और उसके बाद उत्तर भारत में। वैसे यह लिपि भारत के सभी क्षेत्रों में विकसित रही है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात आदि प्रांतों से
उपलब्ध शिलालेख, हस्तलेख, प्राचीन ग्रंथों आदि में देवनागरी लिपि ही अधिक मिलती है। आज तो संपूर्ण हिंदी क्षेत्र की यह एकमात्र अधिष्ठात्री बनी हुई है। ईसा की 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक देवनागरी लिपि मेवाड़ के गुहेलवंशी राजा, मारवाड़ के परिहार राजा, मध्य प्रदेश के हैहवंशी राजा, राठौर और कलचुरी नरेशों, कन्नौज के गहरवार और गुजरात के सोलंकी राजाओं में पर्याप्त प्रचलित रही है। अब इसमें शिरोरेखा लगाई जाती है। देवनागरी लिपि पर अन्य लिपियों का प्रभाव भी देखा जा सकता है। जिह्वा मूलक ध्वनियों को अंकित करने के लिए वर्णों के नीचे बिंदी लगाने की प्रथा फारसी लिपि का प्रभाव है। देवनागरी लिपि में रोमन लिपि के कई विराम चिन्ह अपनाए जाने लगे हैं। देवनागरी लिपि आज एक सशक्त और समृद्ध लिपि है जो वैज्ञानिक गुणों से युक्त है। छात्रों, अब हम बात करते हैं देवनागरी लिपि का नामकरण। इस संबंध में अनेक मत प्रचलित हैं। नंबर 1, प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में वर्णित नागलिपि से नागरी नामकरण हुआ है। दूसरा मत, पाटलिपुत्र को नागर और चंद्रगुप्त को देव कहने के कारण देवनागरी नामकरण किया गया। नंबर 3, देववाणी संस्कृत के लिए प्रयुक्त होने के कारण इसका नाम देवनागरी पड़ा। नंबर 4, काशी को देवनगर कहा जाता था और काशी में सर्वाधिक प्रयोग में होने के कारण इसका नाम देवनागरी पड़ा। नंबर 5, नगरों में प्रचलित होने के कारण से इसका नाम देवनागरी पड़ा। नंबर 6, गुजरात के नागर ब्राह्मणों द्वारा प्रयुक्त होने के कारण इसे देवनागरी कहा गया। नंबर 7, मध्य युग में स्थापत्य शैली का नाम नागर होने से इसका नाम नागरी पड़ा, फिर इसका नाम देवनागरी हो गया। नंबर 8, देवताओं की प्रतिमाओं के बनने से पूर्व उनकी उपासना सांकेतिक चिन्हों द्वारा होती थी, जो कई प्रकार के त्रिकोण आदि यंत्रों के मध्य लिखे जाते थे। ये यंत्र देवनागर कहलाते थे। उन चिन्हों को देवनागर कहा जाता था, अतः इसका विकास नागर चिन्हों से होने के कारण देवनागरी पड़ा। इस प्रकार देवनागरी के नामकरण के संबंध में अनेक मत प्रचलित हैं, परंतु कौन सा मत प्रामाणिक है आज ये कहना कठिन है। इसलिए हम इन विभिन्न मतों के लिए अंकित कर सकते हैं। तो छात्रों, मैं समझता हूँ कि आज आप देवनागरी लिपि के विकास क्रम को और उसके नामकरण को भली भांति समझ चुके होंगे। धन्यवाद।